हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे। अभी हम लोग लेसन अध्याय दूसरा पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान कक्षा 11 का। ठीक है, जिस अध्याय का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इधर वर्गीकरण लिखा हुआ, जगह थोड़ा कम पड़ गई थी। तो देखिए दोस्तों, अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ रखा है इस लेसन में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इसका परिचय। ठीक है, जिसमें हमने जीव जगत का जो वर्गीकरण है हमने देखा था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हमने देखा था अरस्तु ने जो वर्गीकरण दिया था। ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर सबसे पहले दिया था। उसके बाद द्विजगत प्रणाली आई, जिसे कैरोलस लिनियस ने दिया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पांच जगत प्रणाली, जो कि सबसे प्रमुख है और थी। ठीक है, जिसको 1969 ईस्वी में दिया था व्हिटेकर ने। ठीक है, और उन पांच जगतों के नाम हमने देखे थे, जो क्रमशः मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद कवक, उसके बाद पादप और जंतु थे। मतलब जंतु जगत, लास्ट में सभी में हमें जगत लगाना है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या पढ़ना है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में हम जो पांच जगत हैं, ठीक है, उन्हीं पांचों जगत में से एक एक जगत को क्रमशः उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको भी पता है कि इसमें जो पांच जगत वर्गीकरण में सबसे पहला जगत है वो हमारा है क्या, मोनेरा। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग अभी इस वीडियो में? हम लोग पढ़ रहे हैं आज जगत मोनेरा। मोनेरा जगत। ठीक है, इसमें देखिए अभी हम अब इतना तो समझ में आ गया ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, और अभी हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जगत मोनेरा पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे जगत मोनेरा की क्या विशेषताएं हैं, जगत मोनेरा को कितने भागों में वर्णित किया गया है, और जगत मोनेरा की जो इसमें कौन कौन से जीव रखे गए हैं। समझ में आ गया ना? तीन चीजें प्रमुख रूप से पढ़ना है: जगत मोनेरा की विशेषताएं, जगत मोनेरा का वर्गीकरण, और जगत मोनेरा में कौन कौन से जीव रखे गए, इतना देखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, जगत मोनेरा के जो सबसे पहले हम लक्षण देख लेते हैं कि जो जीव जगत मोनेरा में रखे गए हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, हम उनको लिखेंगे और आपको उसको समझाते चलते हैं। नंबर 1, सभी मोनेरा जीव एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? सभी मोनेरा जीव जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। देखिए, मोनेरा जीव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो जीव मोनेरा जगत में रखे गए हैं, जो जीव हो, जीव में तो जंतु पादप दोनों आ जाते हैं, तो जिनको मोनेरा जगत में रखा गया उन्हीं को क्या कहते हैं? मोनेरा जीव कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक कोशिकीय क्या होते हैं? देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था कि एक कोशिकीय, अगर देखिए दुनिया में जितने भी जीव हमें दिखते हैं, छोटे से लेकर, चींटी से लेकर हाथी तक, ठीक है, हाथी इतना बड़ा है, लेकिन सभी का जो शरीर होता है एक कोशिका से प्रारंभ होता है। ठीक है, शुरुआत में आप कहेंगे कि एक कोशिका से। हाँ, क्योंकि देखिए, जब जैसे मान लीजिए जो शुक्राणु होते हैं, अंडाणु होते हैं, वो सब क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। फिर उनमें जब निषेचन होता है, फिर उनमें कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन होते 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 तो बड़ा सा शरीर बनता है कि नहीं? हम अचानक इतने बड़े थोड़ी हो गए। हमारी शरीर लगातार क्या करती गई? कोशिकाएं विभाजन करती गई, जिसके कारण आज हमारा शरीर इतना बड़ा हो पाया। ठीक है, तो एक कोशिकीय क्या होते हैं हम ये बता रहे थे। तो एक कोशिकीय, देखिए, प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिका से प्रारंभ होता है। अगर कोशिकाएं विभाजन करके बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर देती हैं या कर लेती हैं, तब उस कोशिका को या फिर उस जीव को
बहुकोशिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। मतलब वे जीव जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं उनको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और एक कोशिकीय जीव किसे कहा जाएगा? वे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है, या फिर जिनके शरीर का निर्माण, आप कह सकते हैं समझने के लिए कि जिनके शरीर का निर्माण, या फिर वे जीव जिनका निर्माण केवल एक कोशिका से होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं? एक कोशिकीय। देखिए यहाँ पर एक अलग कर दीजिए, कोशिकीय अलग कर दीजिए, एक कोशिकीय मतलब एक ही कोशिका में उनका जीवन की जितनी भी प्रक्रियाएं सभी एक ही कोशिका में संपन्न हो जाती है। तो ये एक कोशिकीय आपको समझ में आ गया होगा। एक कोशिकीय मतलब जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा देखिए क्या है? इस जगत में पाए जाने वाले जीवों की कोशिका में केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक के चारों तरफ इस जगत में पाए जाने वाले जीवों की कोशिका में केंद्रक के चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। ठीक है, नहीं पाया जाता है। एक और चीज लिख देते हैं, नहीं पाया जाता है। इस आवरण को केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक कला कहते हैं। और ब्रेकअप में हम प्रोकैरियोटिक लिखते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव। ठीक, देखिए इसका क्या मतलब? देखिए इस जगत में जितने भी जीव कोश, इस जगत में पाए जाने वाले जीवों की कोशिका में केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक के चारों तरफ आवरण नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस आवरण को केंद्रक कला कहते हैं। मतलब जो देखिए हम लोगों ने कक्षा 9 में तो आप लोग पढ़े होंगे ऐसे कोशिका, पादप कोशिका देख लीजिए, मान लीजिए। ठीक है, वहां पर आपने देखा होगा कि कई सारी अंदर कोशिकाएं होती हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये रिक्तिका हो गया, ये केंद्रक हो गया। ठीक है, और ऐसे उसमें जीवद्रा पे होता है। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए ये केंद्रक था, तो यहाँ पर केंद्रक के चारों तरफ देखो उसमें आवरण है, ये आवरण। ठीक है, तो कुछ जीवों में केंद्रक के चारों तरफ ये आवरण नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण और जरूरी चीज है, समझने वाली बात ये है और बार बार आती है। तो आपको क्या समझना है कि मतलब कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के चारों तरफ आवरण नहीं होता, झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि केंद्रक किसी चीज में बंद नहीं रहता है। ठीक है, उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, या फिर उन्हीं जीवों को मोनेरा जगत में रखा गया है। समझ में आया आपको? मतलब कि ऐसे जीव इसमें, क्योंकि हम प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं, इसमें मोनेरा में केवल प्रोकैरियोटिक जीव रखे गए हैं। अब प्रोकैरियोटिक जीव किसे कहते हैं? वे जीव जिनमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाती। ठीक, उनको किसमें रखा गया है? मोनेरा में। ध्यान रखना कि जितने भी 5 जगत हैं, ठीक है, कितने जगत हैं? 5। पांचों जगत में सभी यूकैरियोटिक हैं, केवल एक को छोड़कर, वो है मोनेरा जगत। ठीक है, ये एक प्रमुख लक्षण था। उसके बाद देखते हैं और आगे तीसरा क्या लक्षण होते हैं और इसके
ये सर्वव्यापी होते हैं, ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब क्या हुआ? जैसे बोलते हैं ना कि ईश्वर सर्वव्यापी है, मतलब सभी जगह व्याप्त है। व्याप्त का मतलब पाया जाना। तो उसी प्रकार ये जीव भी सर्वव्यापी होते हैं, मतलब सभी जगह, लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि ये कुछ इस जगत के कुछ जीव तो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर आम आदमी या फिर कुछ जीवों का रहना असंभव है लगभग, क्योंकि ये बहुत गर्म स्थान पर भी पाए जाते हैं, बहुत ठंडे स्थानों पर भी पाए जाते हैं, है ना। ऑक्सीजन ना भी हो अगर, तो भी ये वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं हम अगली वीडियो में देखेंगे वो चीज। अभी हमें ये देखना है कि ये सर्वव्यापी होते हैं, मतलब कि सभी जगह पाए जाते हैं। आप मिट्टी उठाएंगे ना, मुट्ठी भर, आपको कुछ नहीं दिख रहा उसमें, लेकिन फिर भी उसमें आप अगर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो उसमें करोड़ लाखों बैक्टीरिया दिखेंगे, आपको लाखों जीवाणु दिखते हैं। वो जीवाणु भी क्या है, मोनेरा जगत में आते हैं, वो भी किस में आते हैं, मोनेरा जगत में आते हैं। तो ये सर्वव्यापी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं ये ज्यादातर अपघटक होते हैं। कैसे होते हैं ये? ज्यादातर क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। अपघटक डिकम्पोजर्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अपघटक का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई जीव मर जाता है, आप देखते होंगे कि कहीं एक्सीडेंट होता है, रोड पर कोई जानवर मर जाता है। उदाहरण के लिए हमने मान लिया कि कोई गाय या फिर किसी भैंस का एक्सीडेंट हो गया, मर जाता है, उसको लोग खींच करके सड़क के किनारे कहीं दूर फेंक देते हैं। फिर वहां पर क्या होता है, उसको चील कौवे खाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि आप देख रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे अगर आप देखेंगे महीने भर बाद, तो वहां पे कुछ नहीं बचता, कहाँ चला गया पता नहीं लगता। मतलब कि जटिल संरचना को या फिर जटिल इकाई को ये बैक्टीरिया या मोनेरा, ठीक है, क्या कर देते हैं, उसको सड़ा गला देते हैं। अपघटक का काम क्या होता है, अपघटक मतलब ये उसको सड़ा गला करके अपना खुद पोषण प्राप्त करते हैं, और ये वातावरण को भी इस तरीके से साफ रखने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो अपघटक का मतलब समझ में आ गया होगा। डिकम्पोजर्स मतलब कि ये क्या कर देते हैं कि किसी भी जीव को विघटित करते हैं, नष्ट कर देते हैं उसे। ठीक है, और वह पुनः मिट्टी में विलीन हो जाता है, मिट्टी को भी पोषण प्राप्त होती है, ये जीव खुद का भी पोषण प्राप्त करते हैं। तो अपघटक का मतलब सीधा सीधा आपको समझ में आ गया होगा कि अपघटक किसे कहते हैं, या किस प्रकार के जीव कहा जाता है। तो वे जीव या फिर उन्हें अपघटक, उन जीवों को अपघटक कहते हैं जो जीवों को अपघटित करने का कार्य करते हैं। उन्हें क्या करते हैं, उन्हें जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित करने का कार्य करते हैं, मतलब तोड़ देते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, अपघटक कहते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं हम। ठीक है, अगला देखते हैं, ये स्वापोषी, विषमपोषी, ये विषमपोषी तथा कुछ सहजीवी भी होते हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ रखा है ये चीज, हमने इन सब चीजों के बारे में बताया था, है ना, कि स्वपोषी किसे कहते हैं, विषमपोषी किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर अब आया है, इसलिए वो वीडियो ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि वहां से आप रियल में सच में काफी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, इसके पीछे वाले वीडियो में। तो ये स्वपोषी मतलब कि स्वयं पोषण प्राप्त कर लेते हैं, स्वयं खाना बना लेते हैं, स्वयं भोजन बना लेते हैं, खाना की जगह पर भोजन ज्यादा अच्छा रहेगा ना, भोजन बना लेते हैं। विषमपोषी
मतलब ये कई तरीकों से भोजन को प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ सहजीवी होते हैं। सहजीवी का मतलब हमने बताया था, उदाहरण देकर भी बताया था। सहजीवी का मतलब होता है कि जब दो जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवन यापन करते हैं, या फिर उन्हीं को सहजीवी कहते हैं, या फिर वे जीव जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं, सहजीवी कहा जाता है। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अगला लक्षण देखते हैं। मोनेरा जीवों में, मोनेरा जीवों में मोनेरा जीवों में झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग, पाए जाने वाले कोशिकांग जैसे माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाल्जी का पूर्णता अभाव होता है, ठीक है। मतलब कि और एक खास बात है कि इनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए, कोशिकांग किसे कहते हैं, जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं अंग, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। एक लेसन है इसी में कोशिका, उसमें कोशिका के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। इसके बाद हम उसी को पढ़ेंगे, ठीक है, पहले, क्योंकि वो बेस है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वहां से आपको उसके वजह से बहुत चीजें समझ में आएंगी। वैसे पढ़ाया तो पिछले क्लास में भी जाता है, 9th में भी कोशिका से चैप्टर होता है, ठीक है, वहां पर भी, लेकिन इसमें भी है, उसे पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोशिका होती है, मान लीजिए उदाहरण के लिए हमने मान लिया ये कोशिका है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ कोशिकांग होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। तो इनमें से कुछ जो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोशिकांग है और एक ये कोशिकांग है, तो यहाँ पर देखिए एक ये झिल्ली के अंदर है और ये झिल्ली के अंदर नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कोशिकांग जो होते हैं, इसके अंदर जो अंग होते हैं, माइटोकांड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम, गाल्ची इकाई, है ना, इत्यादि, दो तरीके के होते हैं। मतलब कि एक कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर झिल्ली पाई जाती है और एक होते हैं जिनके ऊपर नहीं पाई जाती। तो जिनके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है, वो कोशिकांग तो इसमें मिलते हैं, लेकिन अगर ये वाले कोशिकांग जिनके ऊपर झिल्ली पाई जाती है, ये कोशिकांग इनमें नहीं मिलते हैं, पूर्णता अभाव होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि पूर्णता अभाव होता है। मतलब कि कौन कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें झिल्ली नहीं होती है, ऊपर झिल्ली नहीं होती है, माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी का। ये समझ में आ गया ना कि मतलब इनमें झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग, जो झिल्ली होती है ना उसके अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग इसमें नहीं मिलते हैं, पूर्णता अभाव होता है, ठीक है। अब मन में आ रहा होगा कि कौन कौन से हैं ऐसे जिसमें मिलते हैं, तो मैं आपको नाम बता देता हूँ 2-3 का। जैसे राइबोसोम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, तो राइबोसोम मिलेंगे। मतलब ये नहीं है कि कोशिकांग पाए ही नहीं जाते, ये भी नहीं है, लेकिन कुछ कोशिकांग नहीं पाए जाते। कौन से कोशिकांग नहीं पाए जाते, जिनमें की ऊपर झिल्ली होती है, वो कोशिकांग इसमें नहीं मिलते, क्योंकि ये
प्राइमेटिव हैं, प्रारंभिक जीव हैं, मतलब पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ, जीव बनना शुरू हुए तब ये बने थे, तब इनमें उतना विकास नहीं हुआ था, इसलिए इनमें ये झिल्ली वाले जीव नहीं पाए जाते थे, ऐसे ही थे बिना झिल्ली के। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बच्चा पैदा होता है उदाहरण के लिए, तो वो कपड़ा पहन करके थोड़ी पैदा होता है, उसे थोड़ी पता होता है कुछ भी, है ना। जब उसे समझदारी आई तो, या फिर उसे क्या समझदारी, जब घर वाले जानते हैं कि अरे ठंडक बढ़ रही, बच्चे को कुछ पहनाना चाहिए, तो झिल्ली पहना देते हैं, कपड़ा पहना देते हैं, है ना। तो उसी तरीके से इस प्रकार के जीवों में भी हुआ। ये शुरुआत में आए थी पृथ्वी पर, इन्हें कुछ पता थोड़ी था, है ना, लेकिन धीरे धीरे वातावरण बदलता गया, इन लोगों में भी समझ नहीं कह सकते, छोटे जीव हैं, है ना, बुद्धि विकास ये सब नहीं होता, लेकिन विकास के इनमें विकास होता गया, धीरे धीरे विकास हुआ। ठीक है, फिर इन्हीं से और सारे जीव विकसित हुए, तो फिर उनमें कोशिकाओं के ऊपर झिल्ली जो होती है वो पाई जाने लगी। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि मोनेरा जीवों में झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब इसमें नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे जिनमें झिल्ली नहीं होती, राइबोसोम मिलेंगे। ठीक है, राइबोसोम मिलते हैं, और कुछ और कोशिकांग जिनमें नहीं पाई जाती वो सब पाए जाएंगे, बाकी जिनमें झिल्ली होगी वो नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इस जगत के प्रमुख लक्षण ये रहे, हमने लक्षण देख लिए हैं। अब हमने बताया था कि उदाहरण देखेंगे, तो उदाहरण देख लेते हैं हम इसमें के। उदाहरण जैसे जीवाणु, नाम सभी ने सुना होगा, इनको बैक्टीरिया भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, उसके बाद है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनको नीली हरित शैवाल बोला जाता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, नीली हरित शैवाल, और आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, ये प्रमुख जीव हैं, मतलब आप जीवाणु तो सबसे प्रसिद्ध है इसमें का, मोनेरा जगत फेमस है जीवाणुओं के लिए। कोई पूछे कि जीवाणु किस जगत में रखे गए हैं, मोनेरा में, ये इसमें लगभग सब प्रकार के जितने भी जीवाणु हैं सब इसी मोनेरा जगत में रखे गए हैं। तो अभी तक हमने देखे दोस्तों, इसके लक्षण देखे, उदाहरण देखे, अब इसका हम वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं अब हम। देख रहे हैं अब हम लोग मोनेरा जगत का वर्गीकरण, मोनेरा जगत का वर्गीकरण। देखिए, मोनेरा जगत को आगे जाकर के दो प्रमुख भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है आपका आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, एक आपका आर्कीबैक्टीरिया हो गया, दूसरा होता है यूबैक्टीरिया। ठीक है, यूबैक्टीरिया। ठीक है, इनको ये प्रारंभिक कोशिकाएं होते हैं। ठीक है, और इनको ये वास्तविक होते हैं, वास्तविक समझने के लिए रहेगा, है ना। आज देखिए, मोनेरा जगत का जो वर्गीकरण दिया हुआ है दो प्रमुख भाग में, एक आर्कीबैक्टीरिया, एक यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में जो है वो जीवाणु रखे गए हैं जो प्रारंभिक हैं, आद्य हैं, आद्य भी शब्द यूज किया, प्रिमिटिव, है ना। तो वे जीव जो पृथ्वी पर सबसे पहले आए, जो जीवाणु सबसे पहले आए, उनको उठा के रख दिया आर्कीबैक्टीरिया में। ठीक है, उसके बाद आता है यूबैक्टीरिया। ठीक है, यूबैक्टीरिया में वे जीव जो इन जीवों से विकसित हुए या फिर इन जीवों के बाद आए, उनको कहाँ रखा गया, यूबैक्टीरिया में। अच्छा, रख क्यों दिया गया, क्योंकि इनमें से
कुछ लक्षण विकसित हो गए थे या फिर कुछ अंतर थे, ठीक, कुछ जीव ऐसे पाए जाने लगे थे जिनके लक्षण इस आर्की बैक्टीरिया से नहीं मिल रहे थे, तो उनको उठा करके रख दिया इस यू बैक्टीरिया में। तो दोस्तों अभी तक के लिए हमने मोनेरा जगत की विशेषताएं देखी, वर्गीकरण देखा उसका और उदाहरण देखे। तो अभी आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे मोनेरा जगत में, पहले हम आर्की बैक्टीरिया देखेंगे, फिर यू बैक्टीरिया देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये चीज रहेगा, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया में भी हम लोग देखेंगे कि आर्की बैक्टीरिया क्या विशेषताएं होती हैं, उदाहरण देखेंगे और कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका क्या वर्गीकरण है इत्यादि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही रहेगा। धन्यवाद।